अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए? वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के PYQ ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड HD वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि PYQ यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट? व्हाई? बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। क्लास स्वागत है आपका केल्विन के YouTube चैनल पे। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज शुरू करी थी एग्जाम वाले क्वेश्चन की, और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं आपके सामने। नेक्स्ट चैप्टर वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और अरिहंत के बुक से निकाल के लाए हैं बड़े ही शानदार जानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में चमकेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को समझना, ठीक है, कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है क्या, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ एक ना एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आएगा। उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे ताकि हमारी जो रिवीजन है वो भी साइड बाय साइड चलती रहे क्लास। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है उसके सिटीजन को एक ऐसा राइट यानी अधिकार, और एक ऐसा मींस जो एग्जामिन करती है उसके प्रोसेस ऑफ डिसीजंस को, देन वी गेट विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें किस प्रकार की गवर्नमेंट मिलेगी? एक है अनस्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। देखिए क्लास, अनस्टेबल गवर्नमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट की बात तब आती है जब मेजोरिटी की बात आती है। मेजोरिटी क्या होती है सर? बेटा मेजोरिटी का मतलब है यहां पर कि भाई सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए, जितनी सीट चाहिए उतनी ही सबको मिले। अगर उससे कम मिलती है तो गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लग जाता है। इसको इस तरीके से समझ के देखिए, मान लीजिए ये एक टेबल है और इसके साथ बहुत सारे सपोर्ट लगे हुए हैं। अगर इसमें से एक भी सपोर्ट गायब हुआ तो वो चीज नीचे गिर जाएगी। सेम सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ होती है बेटा। अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, यानी वो खुद ब खुद खड़ी नहीं हो सकती, यानी खुद ब खुद गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो क्या करती है, आसपास से सपोर्ट लेती है अलग अलग पॉलिटिक्स पार्टी का। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब अपना सपोर्ट देती है तो सीधी बात है वो कभी भी अपना सपोर्ट खींच भी सकती है। बस बात भी यहीं पर वही होती है बेटा। क्लियर? तो चलिए, यानी अनस्टेबल और स्टेबल गवर्नमेंट तो सर मेजोरिटी की बात है, इन दोनों को हटा दो। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल। बेटा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है जो जवाब दे करती है कि भैया हमारा प्रोसेस देखो, हमारे बारे में जानो कि हम क्या काम कैसे कर रहे हैं, जो भी हमसे पूछोगे हम उसका जवाब देंगे। तो भैया इसका सही आंसर क्या होता है बेटा?
अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है जो आज ट्रांसपेरेंसी लाए, जो ट्रांसपेरेंसी लाए यानी आपके मुद्दों को ध्यान से सुने और अपने मुद्दों को आप तक पहुंचाए। क्लियर बेटा? चलिए, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देखिए, इफ अ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सिटीजन अ राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन देन इट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये कैसी है? एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, एक जवाबदेह रूपी सरकार है कि वो आपको अधिकार दे रही है कि हमारे प्रोसेस को जाने, ठीक है, हमें पहचाने कि हम क्या काम कर रहे हैं। क्लियर? यानी उसने आपको एक अधिकार दे दिया है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को अधिकार दे दें और वो आपसे जवाब मांगे तो आप उसको जवाब भी दे दें बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मिस होता है? ठीक है, विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग? ऑफन यानी नॉर्मली मिसिंग होता है किससे? नॉन डेमोक्रेटिक। अब बेटा यहां पर हम एक चीज जान लेते हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हो, डेमो लिख रहा हूं इसे और इसको नॉन डेमो लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। डेमो और नॉन डेमो की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जहां पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है बेटा, वो वहां के लोगों ने चुनी है, वो वहां के लोगों ने चुनी है, यानी वहां के सिटीजन्स ने फॉर्म की है बाय वोटिंग। सिटीजन ने की है बाय वोटिंग, यानी वोटिंग हुई है वहां पर। और जो गवर्नमेंट है, अगर लोगों ने जिताया है तो लोगों के लिए अकाउंटेबल भी होगी, उसको ट्रांसपेरेंसी भी लानी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है भैया, ये अकाउंटेबल भी होती है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट भी होती है जहां तक हमने जाना। ठीक है बेटा, अब देखो, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो विदाउट डेमोक्रेसी के आती है, यानी विदाउट इन नॉन डेमोक्रेटिक वे, इन नॉन डेमोक्रेटिक वे आती है, यानी इसको लोग नहीं जिताते, ये विदाउट सिटीजन के वोटिंग के जीतती है, नॉन डेमोक्रेटिक वे में जीतती है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। क्लियर? लेकिन हाँ देखो, एक चीज देखना बेटा, यहां पर दो वर्ड लिखे, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। बेटा दोनों ही गवर्नमेंट इफेक्टिव भी होती है और एफिशिएंट भी होती है, दोनों ही गवर्नमेंट इफेक्टिव भी होती है और एफिशिएंट भी होती है बेटा। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें, देखो एफिशिएंसी इसके अंदर ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। क्यों भाई? अनस्टेबल गवर्नमेंट, आप जानते हो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट, सॉरी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है बेटा, वो अनस्टेबल भी होती है क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि उसको प्रॉपर वोटिंग नहीं मिल पाती, बहुत बार प्रॉपर वोटिंग नहीं मिल पाती। इसका सीधा सीधा अर्थ है बेटा, इसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती, अगर मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है, और एफिशिएंट भी नहीं हो सकती। लेकिन 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 ये हमेशा ट्रांसपेरेंट तो होगी, ये हमेशा क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। और अगर ये ट्रांसपेरेंट हो, सीधी बात है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। और यहां पर भी क्या पूछा है? विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी कभी भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर या फिर नॉन डेमोक्रेटिक वे के अंदर नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ट्रांसपेरेंसी वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, क्योंकि इफेक्टिव भी होती है, एफिशिएंट भी होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक चलती है। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके अंदर तानाशाही की गवर्नमेंट आती है और उसकी बात सभी लोग मानते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक, सॉरी, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। क्यों? अनस्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट कुछ भी कहे, क्या पता गवर्नमेंट 5 साल बाद बदल गई तो उसकी बात जो नई सरकार है वो खारिज कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज करेक्ट? कौन सा आइडिया करेक्ट है डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में? एलिमिनेट्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, ओके, डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली eliminated conflicts among people, eliminated economic inequalities among people, eliminated differences of opinion about how marginalized sections are to be treated, okay, rejected the idea of political inequality। चलिए देखिए बेटा क्या पूछा है, कंटेक्स्ट, डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में बताना हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज करेक्ट, कौन सा आइडिया सही है, कौन सा आइडिया सही है कि डेमोक्रेसी है सक्सेसफुली, डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुली क्या किया है? क्या कन्फ्लिक्ट्स खत्म कर दिया लोगों के बारे में? नहीं सर, लोगों के कन्फ्लिक्ट्स खत्म ही नहीं किए अभी तक। भैया हमारे यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हैं तभी तो डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट चल रही है। क्या हमारे सबके मन के मतभेद खत्म हो गए? आप कहेंगे नहीं सर, हमारे
सबके जो मतभेद हैं, जो मनभेद हैं, वो कभी खत्म नहीं हो पाएंगे और नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी द गवर्नमेंट एंड द अदर थिंग्स इन दिस कंट्री। क्लियर? यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव है हम सबके, अलग अलग चीजें चल रही हैं और जैसे चीजें चलती हैं उस हिसाब से काम होता है बेटा। चलिए, एलिमिनेटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल, नहीं सर, डेमोक्रेसी ने ये काम नहीं किया, बल्कि जो इकोनॉमिक वे के अंदर जो सबसे अच्छा काम किया था वो किया था आपकी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से संभाला था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से नहीं संभाला। क्लियर बेटा? सर नेक्स्ट पे चलते हैं। एलिमिनेटेड डिफरेंसेस अपन ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर टू बी, नहीं सर, ओपिनियंस को तुम खत्म कर ही नहीं सकता। ओपिनियंस है तभी तो डेमोक्रेसी चल रही है। हमें डेमोक्रेसी की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी। अगर डेमोक्रेसी आती है तो कभी भी आइडियोलॉजियों को समाप्त नहीं करती, वो उन आइडियोलॉजी को बढ़ावा देती है। आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने का मतलब है कि अलग अलग लोगों की बातों को सुनती है मेरा बच्चा, और जैसे वो बातों को सुनेगी उसी प्रकार वो काम भी करेगी। क्लियर? तो चलिए, अब यहां पर जो लास्ट है ये है बेटा पॉइंट, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। इसने आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्या था वो, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के, कि भैया राजनीतिक असमानता को इसने दूर किया है। ये बात बिल्कुल ही सही है। राजनीतिक असमानता का मतलब है, अगर आप देखें नॉन डेमोक्रेटिक वे में, तो राजा का बेटा राजा बन रहा है, फिर उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, किसी बाहरी व्यक्ति को आने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन डेमोक्रेसी ने इसको ही सबसे पहले खत्म किया कि फिर राजनीति जो है या फिर सरकार है वो कोई भी व्यक्ति बना सकता है अगर एलिजिबल है तो। क्लियर बेटा? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं। डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, यानी राजनीतिक असमानता को इसने इरेडिकेट किया है कि भैया नहीं। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब क्या है? अगर आप डेमोक्रेसी को समझ के देखें, डेमोक्रेसी सीधी कहती है लॉ ऑफ पीपल, लॉ ऑफ पीपल, लोगों का कानून, लॉ ऑफ पीपल, लोगों का कानून। लोगों का कानून किस प्रकार चलेगा? लोगों का जो कानून है वो इस प्रकार चलेगा कि हम लोगों की बात सुन। जब सभी लोग जो है सरकार के अंदर कंट्रीब्यूट करें, सरकार बनाने में जब कंट्रीब्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डेमोक्रेसी। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। एक मैचिंग आ गई है, छोटी सी मैचिंग पे बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी प्रेफरेबल कहां पे है? डेमोक्रेसी कहां पर ज्यादा चलती है? सम डिक्टेटरशिप, कभी कभार डिक्टेटरशिप भी चलती है। हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो यहां पर देखा पाकिस्तान, ब्राजील और इंडिया। क्लियर? तो चलिए क्लास समझते हैं। देखो भाई, डेमोक्रेसी कहां पर चलती है? आप कहेंगे सर डेमोक्रेसी चलती है इंडिया, यानी फर्स्ट ए का हो गया 3। अब देखो बेटा, ए का 3 कहां पे है? क्या ए का 3 इन दोनों में से किसी ऑप्शन पे? आपको नहीं सर इन दोनों को हटा दो। क्या यहाँ पर है? सर दोनों में ही है। अब तो सर हम फंस गए क्योंकि दोनों में ही 3 है, तो अब क्या होगा? अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे बेटा, ए का 3 था। क्लियर? समटाइम डिक्टेटरशिप, बेटा डिक्टेटरशिप के बारे में हमने पढ़ा है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, इसको जोर शोर से पढ़ा है। परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ आपने परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ा है। जब आप 12th में जाएंगे तब आप लियाकत अली के बारे में ही पढ़ेंगे, जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में ही पढ़ेंगे। ये सब कौन थे? ये सब डिक्टेटर्स थे। कहाँ के बेटा? पाकिस्तान के। यानी डिक्टेटरशिप कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? आप कहेंगे सर पाकिस्तान में, यानी बी का हो गया 1। अब देखिए बी का 1 किसमें? सर इसी में है, और यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो ब्राजील है उसके अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा, हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर एक व्यक्ति 1000 कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति 100 रुपए कमाएगा, यानी इतना मतभेद है, यानी इतना ही डिफरेंस है। अब इसी डिफरेंस के कारण जो ब्राजील है उसके अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बन चुकी है। क्लियर बेटा? यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट होता है मेरा बच्चा। क्लियर? जैसा आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं 5th पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज अ करेक्टली मैच पेयर देखने हैं। क्लियर क्लास? करेक्टली मैच पेयर देखने हैं। अब देखो बेटा, बेल्जियम के बारे में कुछ बात क्या रखी है? बेल्जियम के बारे में क्या बात कही है भाई? बेल्जियम के बारे में बात करती है, हियर मेजॉरिटी हैज सप्रेस्ड द इंटरनल सोशल डिफरेंस विद द डिक्टेटरशिप।
सर बेल्जियम के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और वहां पर कहीं भी मेजोरिटी की बात इस तरीके से नहीं आई कि उन्होंने सप्रेस किया हो या डिक्टेटरशिप लागू की हो, यानी ये पॉइंट तो गलत हो गया, इसको तो हटा दो। सेकंड है श्रीलंका हेयर मेजोरिटी वर्क विद द माइनॉरिटी टू प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ, यानी एक ऐसा सामाजिक जीवन जहां पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही मिलकर चल रही थी। आप कहेंगे सर श्रीलंका की बात थी तो यहां पर सिंघाला और तमिल की बात हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई थी बेटा, तमिल और सिंघाला की बात हुई थी। तो सर यहां पर जहां तक हमें पता है इसके अंदर जो सिंघाला लोग थे उनकी तो हाई प्रेसिडेंसी थी, मतलब वो तो उच्च स्तर पर है, तो तमिल नीचे थे और इन्होंने सुप्रीमेसी दिखाई थी, यानी ये बात तो यहाँ पर लागू होती है। तो यानी ये पॉइंट भी कैसा हो गया, गलत हो गया सर। ठीक है, चलिए इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो भारत के अंदर लोकतंत्र है, जिस भारत में जो लोकतंत्र है उसने बहुत ही ज्यादा मजबूत किया, स्ट्रेंथ किया है क्या, इस क्लेम को जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैं उनको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए। ये बात सही है, बिल्कुल सही है बेटा, कि भाई साहब हमारे यहाँ पर जितनी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज देखो, इससे पहले जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा उसके अंदर बीएसपी की बात करी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करी थी बच्चा। बहुजन समाजवादी पार्टी जो थी उसने क्या किया था, गरीबों के अधिकार, जो दलित वंचित समूह हैं उनके अधिकारों की बात करी और उनको आगे लेके आए। क्यों हो सका, क्योंकि भारत में लोकतंत्र और हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता और आजादी है मेरा बच्चा। तो बात तो बिल्कुल सही है। चलिए, और इससे करेक्टली मैच ही पूछा था, बट लास्ट भी देख लेते हैं। बांग्लादेश मोर देन हाफ इट्स पॉपुलेशन इज रिच एंड प्रोस्परस। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये भी जान लेते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि भैया बांग्लादेश के अंदर ये जो सेंटेंस है उल्टा है कि वहां की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो काफी गरीब है, इसलिए वहां पर सहकारी बैंक सबसे ज्यादा चलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मनी एंड क्रेडिट के अंदर बांग्लादेश के सहकारी बैंकों के बारे में बच्चा। क्लियर? तो इसका यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, आप देख सकते हैं। और इसका जो पॉइंट है वो ये, इन इंडिया डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेजेस कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये कभी बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप जानते हो डिक्टेटरशिप या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, किसमें बेटा हम बात करते हैं किसकी, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हमेशा जो बात है, जो अपनी बातें हैं, जो आइडियोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो कभी भी मतलब सही तरीके से नहीं चल सकती मेरा बच्चा। क्लियर? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन आते हैं, क्योंकि असर्शन रीजन आपको ये बता देते हैं कि आपकी जो सोच और विचारधारा वो कहां तक सही जा रही है और कहां तक गलत जा रही है मेरे भाई। चलिए देखो, आप जानते हो ए तब होता है जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। बी तब होता है जब असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। और सी तब है जब ए ट्रू और बी फॉल्स और रीजन फॉल्स हो, और डी तब है ए इज फॉल्स और बट आर इज ट्रू। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो स्टैंड करती है मच सुपीरियर, बहुत ज्यादा सुपीरियर किसी भी अदर गवर्नमेंट से इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी तरह की सरकार ले आए तो वहां पर व्यक्ति की जो फ्रीडम है यानी जो स्वतंत्रता है वो नहीं होती, न ही डिग्निटी होती। क्यों? क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्वतंत्रता देती है, बोलने की आजादी देती है और एक समान जीवन और एक जिसको कहते हैं आदर्शपूर्ण जीवन जीने की बात करती है, और ये एक तरीका देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सबकी बात सुनी जाती है ना। ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, सबसे पहली बार ट्रांसपेरेंसी देती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिलती है, ठीक है, वैध सरकार मिलती है, ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी देती है। ये गवर्नमेंट कौन देती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही देती है। नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं होता, यानी असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, डेमोक्रेसी हैज सक्सेसफुली रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ओ हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की बात कहां से आ गई? ये तो गलत है। पहले तो बात रीजन गलत है, इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा। दूसरे आते हैं
पॉइंट भी गलत है, क्योंकि बेटा डेमोक्रेसीज ने सक्सेसफुली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस नहीं किया। ये किसने करा है? ये करा है डिक्टेटरशिप ने, ये करा है डिक्टेटरशिप ने, या फिर आप कह सकते हो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने। नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रेंथन की है हमारी इकोनॉमी। हम उन वाला हमारी नहीं, अगर हम देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो हम ये देखते हैं बेटा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक वेलनेस करी है अपने देश के, यानी इकोनॉमिक सिटी के अंदर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कई ज्यादा आगे है बेटा, कई ज्यादा आगे हैं। आपने अपनी बुक में डेटा भी पढ़ा होगा। तो भैया यहाँ पर क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से बेटा? यहाँ पर सी आना चाहिए। क्यों? असर्शन सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन पूर्ण तरीके से गलत है और ना ही इसको एक्सप्लेन कर रहा। तो मेरे हिसाब से सी है, और आंसर भी सी है इसका। क्योंकि देखो, अगेंस्ट ट्रू डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक की स्वतंत्रता को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतांत्रिक सरकार ही चाहिए। लेकिन फॉल्स है कि डेमोक्रेसी ने एक्चुअल लाइफ आर अनेबल टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन द सोसाइटी। क्योंकि भैया जो अलोकतांत्रिक सरकार है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसने ज्यादा हेल्प करी है हमारी किस चीज में? कि हम इकोनॉमिक वेलबींग ले आए अपने देश में। क्लियर? और यहां पर ये पॉइंट क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ सिटीजंस। बिल्कुल सही बात। चलिए, रीजन क्या है? मोस्ट इंडिविजुअल बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। बात ये भी सही है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पॉइंट क्या कह रहा है सेशन, डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। डेमोक्रेसी ने लोगों को बदल दिया। किस प्रकार लोगों को बदल दिया ये समझते हैं। इसने इस तरीके से बदला कि वो अब सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है, वो क्या है? सिटीजन है, वो एक नागरिक है। नागरिकों का काम क्या है? सरकार को बनाना, सरकार को फॉर्म करना है। क्यों है? क्योंकि आप वोट देते हो। जब जब आप वोट दोगे तो सरकार का निर्माण होगा मेरा बच्चा। रीजन है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को ये बिलीव हो गया कि उनका जो वोट है, जिनका एक एक वोट है, वो इतना कीमती है कि वो भैया सरकार बदल सकता है, और सरकार कैसे चलेगी ये भी बता सकता है, और साथ ही साथ उनका सेल्फ इंटरेस्ट भी देखता है। यानी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें होगा मैं उसी सरकार को सपोर्ट हमेशा करूंगा। क्लियर? और मेरे एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और बन भी सकती है। यानी असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं। और असर्शन जो रीजन है वो असर्शन की जो आप कह सकते हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या हो गया? तो इसका हो गया ए, और ए आपके सामने है। देखिए, डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब मैं यहां पर ये समझा देता हूं बेटा आप लोगों को कि भैया विषय नहीं हो कि आप पे जिस पे सारे थोपे जाए कि ये करो ये करो ये करो। आप विषय नहीं हो, आप क्या हो? नागरिक हो। आपके पास डिग्निटी है कि हम बताएंगे कि सरकार कैसे रन करेगी। सरकार का रनिंग जो है, जो रनिंग स्टेटस है वो हम पे डिपेंड करता है। हम चाहे किसी भी सरकार को चलाएं, हम चाहे किसी भी सरकार को गिरा दें। क्लियर? Thus most of the individual believe in a democracy। इसलिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे, कि भैया हर एक चीज चेंज हो सकती है उस वे के अंदर जिसमें गवर्नमेंट रन करती है। देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, वो उनके ओन सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। इसलिए वजह से बोथ ए एंड आर स्टेटमेंट्स आर जस्टिफाई ईच अदर। और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप वोट देते हो, आपको पता है मैं किस सरकार को जिताने वाला हूं और किस सरकार को गिराने वाला हूं। ठीक है? आपको पता चल जाता मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें मैं उसी व्यक्ति को जिताऊंगा। जब ये चीजें पता लग गई तो आप जानते हैं आपकी डिग्निटी बढ़ गई। और ये कहां कर सकते हो आप? डेमोक्रेसी के अंदर। और डेमोक्रेसी ही क्या है? जो आपको जीवन जीने का तरीका बता रही है, जो आपको सब्जेक्ट से एक सिटीजन बना रही है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब आ गए हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि भैया हर एक देश, हर एक दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति चाहता है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी ऐसे क्या है? डेमोक्रेसी जो है बेटा वो इतनी शानदार चीज है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाती है। ठीक है? ईच एंड एवरी पर्सन हैव द डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज द राइट टू आस्क द गवर्नमेंट, टू टेल द गवर्नमेंट, कि भैया उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं और उनको बता भी सकती है। देखो ट्रांसपेरेंट होती है, ये सभी अपनी चीजें बताती है। ठीक है? वैसे तो गलत बात है, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो अच्छी ही है। क्लियर? सबको एक डिग्निटी फुल लाइफ देती है। ठीक है? हमारे वोट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो रन करती है। हम कभी
सरकार को बना सकते हैं, कभी सरकार को गिरा सकते हैं। हमारी नीड के अकॉर्डिंग सरकार चलती है बेटा। क्लियर यहां तक? चलिए, सभी की बातें सुनती है और सभी की जो लाइफ है उसको एक हार्मोनस लाइफ बनाती है, एक हार्मोनस लाइफ बनाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, तभी हम डेमोक्रेसी को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता है। नहीं, पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाए, हर एक व्यक्ति वोट दे सके। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आए, डिग्निटी आए। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो है एकता बनी रहे, इक्वालिटी आए, सोशल इक्वालिटी आए। ठीक है, इक्वालिटी आए, इक्विटी आए। ठीक है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन आए। ये सारी बातें चलती रहती है, इसलिए लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए। क्लियर? चलिए इसका लॉन्ग में समझते। देखो, डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अभी बताया, हर एक सामाजिक और आर्थिक चीजें बात कर सकते हैं, समानता लेके आ सकते हैं, इक्वालिटी। डेमोक्रेसी देयर आर रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन, स्कोप ऑफ ओपन पब्लिक डिबेट। मैंने क्या कहा? दे कैन आस्क एंड टेल द गवर्नमेंट। आस्क और टेल यानी पूछ भी सकती है और बात भी करती है और बताती भी है। क्या है? डिबेट की एक फॉर्म है जहां पर आप सरकार को बताते हो कि क्या काम करना और क्या काम नहीं करना। डिबेटिंग चलती है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? डेमोक्रेसी पीपल्स ओन गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, कि किसको इलेक्ट किया जाएगा। मैंने क्या कहा? वोट डलते हैं, हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं कि भैया हमारी सरकार कौन होगी और कैसे वो काम करेगी, और लोगों की विश पे ही रूल करती है। डेमोक्रेसी इज लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट, और ये कैसी है बेटा? लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट है, यानी ये वैध सरकार, यानी हमने सरकार बनाई है। ऐसा नहीं है सरकार अपने आप आ गई और अपन क्या रहे, अरे हम तो खुद ही बने, ऐसा नहीं है। हमने खुद जिताया है, हमने खुद उस व्यक्ति को वहां भेजा है ताकि वो हमारे लिए नीतियां बना सके, जो हम काम नहीं कर पा रहे वो हमारे लिए काम कर पाए। क्लियर? इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हर एक देश के अंदर क्या हो बेटा? हर एक देश के अंदर डेमोक्रेसी आए ताकि हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Democracies have had greater success in setting regular, free and fair election. Analyze the statement. Democracies हमेशा से ही एक ग्रेटर सक्सेस रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्यों भाई? हर एक व्यक्ति वोट देता है, ईच एंड एवरी पर्सन कैन वोट। ठीक है बेटा, ईच एंड एवरी पर्सन कैन वोट, ईच एंड एवरी पर्सन कैन वोट। हर एक ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति वोट देता है। ठीक है, एवरीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शन, हर एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। भैया अगर आप वोट दे सकते हो, अगर आप इलेक्शन लड़ सकते हो, तो सीधी बात है एक नॉर्मल वे में सिचुएशन चलनी चालू हो जाती है, सक्सेस सेटिंग हो जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। ठीक है, हर एक पर्सन इक्वली वोट देता है। ठीक है, वोट की जो है इक्वालिटी बनी रहती है। ठीक है, सभी के वोट वैलिड होते हैं, आइदर रेस, कास्ट, ठीक है, रिलीजन। हम कास्ट रिलीजन पे बेस पे बात नहीं करते। अगर आप किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रंग के हो, आपका एक वोट एक ही माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं गोरा हूं, ठीक है, तो मेरे 2 वोट माने जाएंगे, या फिर मैं अमीर हूं तो मेरे 2 वोट माने जाएंगे। भाई मेरा भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, सभी का एक वोट होगा। मान लो मेरी हाइट छोटी है, ठीक है, आप जो मेरे से लंबा होगा, आप क्या दिया जाए, जो लंबे लोग हैं उनके 2 वोट माने जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सेम। क्लियर? अब इसके पॉइंट्स को देखते। देखो, एवरी डेमोक्रेसी हैव इलेक्शन एट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड गारंटीज द वोटिंग राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। सबसे पहला ही पॉइंट बताता है कि भैया वोटिंग राइट, ईच एंड एवरी पर्सन कैन वोट, सबके पास वोटिंग राइट होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हमारा। एवरी सिटीजन इन डेमोक्रेसी हैज द राइट टू इलेक्ट हिज लीडर। भाई सभी अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं कि भैया किसको चुना जाए और किसको हराया जाए। क्लियर? नेक्स्ट, इन डेमोक्रेसी व्हेनेवर पॉसिबल नेसेसरी सिटीजन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम। वो पार्टिसिपेट भी करते हैं कि वो उस डिसीजन में जो उनको अफेक्ट करेगा। मतलब यहां पर एक चीज को समझो, यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करके लिखा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत बार देखा होगा, जैसे कोई भी कानून बना तो हम क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम सरकार को कहते हैं भैया ये कानून नहीं चाहिए हमें, क्यों? इससे हमारी क्षति हो रही है, और सरकार को उस चीजों को बदलना भी पड़ता है बेटा। क्लियर? डेमोक्रेसी शुड प्रैक्टिस रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट डिफरेंशिएट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बदलती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर रेगुलर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो आपके पास एक बेहतर गवर्नमेंट बनेगी। क्लियर? और आप उससे ज्यादा हक से काम करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। यानी देखो बेटा, वोटिंग राइट्स मिल गए, तुम्हारे पास रूल हो गया, डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हो आप,
ठीक है, और डेमोक्रेसी के अंदर ही ये सारे काम होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये काम नहीं होते। क्लियर? चलिए चलिए क्लास चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये वैध सरकार है। वैध सरकार का मतलब क्या है ये जानते हैं बेटा, ये जानते हैं हम। ओ माय गॉड, अब ये बाबू भैया यहाँ आ गए हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है वैध सरकार, जो सभी की बात सुने, जो ईच एंड एवरी पर्सन की बातें को सुने, हर एक व्यक्ति की बातों को सुने, हर एक व्यक्ति पर ध्यान दे। ठीक है, क्योंकि सरकार को हमने बना के भेजा है। ठीक है, सिटीजन्स का राइट होता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि सिटीजन नहीं भेजा है, सिटीजन नहीं फॉर्म करी है क्या गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसको जवाब देगी। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जो वो काम कर रही है वो लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, वो स्टेबल होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है वो क्या हो जाती है, स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है बेटा। और ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है कि भाई लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है। क्लियर? अब देखिए, अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक वे के अंदर कैसे लिखेंगे देखते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट अंडर विच लॉ एंड एक्शन सभी के लिए बराबर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, फंक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे अभी हम बात करके आए हैं। ठीक है, सभी के लिए लॉ बराबर है। ठीक है, अब अगर लॉ बराबर है तो सभी के लिए काम करेंगे। ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, यहाँ पर क्या है, हर एक व्यक्ति अपने लिए समान है, जिसको हम कहते हैं कि भाई कानून की आंख पे पट्टी क्यों बंधी है, इसलिए बंधी है ना बच्चा, कि भाई सभी हमारे लिए समान है, किसी को भी हम मतलब किसी की भी रंग जाति धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे सामने अगर मुलजिम आएगा तो हम उसको उसी के हिसाब से सजा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई वो गोरा है, काला है, या कोई सी भी जाति का है तो हम उसको उसके हिसाब से सजा देंगे, नहीं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। द लॉज आर एप्लीकेबल टू, सभी के लिए लॉ एप्लीकेबल है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। क्लियर? डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करी थी अभी मैंने। ठीक है, कि भैया हर एक वोट काउंट होता है इक्वली। क्लियर? नेक्स्ट है पीपल हैव द राइट टू चैलेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि भैया सभी हम पॉलिसीज को चैलेंज कर देते हैं अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे आप जानते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के अंदर किसानों को वो बिल पसंद नहीं आया, तो किसानों ने सरकार से कहा कि भाई इन बिल्स को हटाया जाए, और धरने पे बैठे और सरकार ने उन बिलों को हटाया। तो ये क्या है, क्या अगर ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता है जिसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्या ये सारी चीजें हो पाती है? आप कहोगे नहीं सर, वहां पर सीधा का सीधा आदेश दिया जाता है कि ये मानना ही पड़ेगा। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा अपनी 9th क्लास के अंदर, द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर जो राजा होता है वो एक आदेश देता है, क्या देता है, कि भाई आज से दिन रात और रात दिन। अब देखो वहां पर आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उस राजा ने आदेश दिया और राजा के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर यही चीज मोदी जी आए 8 बजे और कहें भाइयों बहनों आज से रात दिन है और दिन रात है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, सारे रोड पे उतर जाओगे यार, कहोगे मोदी आया है। तो ये सिचुएशन क्या है? ठीक है, ये सिचुएशन है कि भाई अब अपनी बात कहना सीख गए हो, आपको पता है जो चीज गलत है उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। क्लास क्लियर? चलिए, तो मैंने क्या बात कही थी यहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी की बात करी थी और सभी की इक्वालिटी की बात करी थी। देखो सभी इक्वल होते हैं, लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है, हर एक वोट काउंट होता है इक्वली, और साथ ही साथ हम सरकार की नीतियों के खिलाफ जो हमें पसंद नहीं है उसके लिए हम बोल सकते हैं बच्चा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिस्ट आउट सम द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ मेरिट्स होने चाहिए, मेरिट्स होते हैं हमारे पास। मेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी के? ठीक है, मेरिट्स क्या है बेटा? सोशल इक्वालिटी लेकर आती है, सोशल इक्वालिटी लेके आती है। ठीक है, इसके साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी भी आती है हमारे पास। पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है ईच पर्सन इज इंपॉर्टेंट, हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक समानता है, समाज में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, इसी के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी आनी चाहिए। ये जो मैं मतलब कीड़े से रंग रहे हैं इनको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है भाई? पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि भाई हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ईच एंड एवरी पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड ईच एंड एवरी पर्सन कैन कास्ट वोट। ये बात भी होती है। हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति है तो उसको हम छोड़ दें। डेमोक्रेसी के अंदर उस व्यक्ति की भी आवाज को सुना जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी वॉइस काउंट्स, हर एक आवाज काउंट होती है यहाँ पर। चलिए क्लास, अब
समझते हैं सब सारे पॉइंट्स को हम लिखेंगे कैसे बेटा। देखो सेफ गार्ड कैसे करते हैं, सेफ गार्ड सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सभी के सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हमने जाना बिल्कुल ठीक है। इनके राइट्स जो है सोशल पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करता है हमारे पास डेमोक्रेसी, जो हमारे पास राइट्स हैं कि भाई चुनाव कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी चुनाव के मतलब कोई भी वोट दे सकता है। और लास्ट है इट अप्रूव्स इक्वालिटी डिसीजन, क्योंकि भैया क्वालिटी डिसीजन कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी बात कह सकता है और इसी वजह से यहाँ पर जो डिसीजन है वो प्रोसीजर के थ्रू काम करता है बच्चा। क्लियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। कि ये जो सरकार है जो डेमोक्रेसी वो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। आप जानते हैं अकाउंटेबल का मतलब है जो जवाबदेह, जो हमारे पास जवाबदेही रखती है, ठीक है, अकाउंटेबल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास रेस्पॉन्सिव, थर्ड जो आता है वो आता है हमारे पास लेजिटिमेट। बेटा हमने एक एक वर्ड को पहले समझा है और जाना है, चलिए दोबारा समझ लेते हैं बेटा। लेजिटिमेट का मतलब होता है जहां पर रूल ऑफ लॉ हो और वो सभी के लिए इक्वल हो। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, यानी देश के अंदर जो भी काम होगा सोशल इक्वालिटी से लेकर सभी काम, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। अकाउंटेबल होगी कि भाई वो अपने लोगों से बातचीत करे और उनकी बातों को सुने और उनकी चीजों को इम्प्लीमेंट करे बेटा। ये सब था हमारे पास। चलिए अब इन तीनों को एग्जांपल देते हुए समझाते हैं। देखो अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट एज द पीपल हैव द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। मैंने अभी बात करी थी आपसे कि भैया अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या है कि जो जवाब दे, आप चुन सकते हो, आप उससे जवाब मांग सकते हो और आपको जवाब देगी भी। क्लियर, थ्रू द इलेक्टेड प्रोसेस दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन के अंदर पार्ट लेते हैं लोगों के बिहाफ पर। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको हम ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इफ दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डोंट वर्क इन अ प्रॉपर वे पीपल हैव चांस टू इलेक्ट नॉट टू इलेक्ट। भैया अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो हम अगले इलेक्शन में आपको बदल देंगे। और ये होता भी है, ये होता भी। अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती, हम आते हैं तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं, निकलो। ये क्या है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अगर अकाउंटेबल नहीं होगी, हमारे लिए अकाउंटेबल नहीं, हमें जो हम कह रहे हैं वो काम नहीं करेगी तो ओके टाटा बाय बाय होता है उसके साथ, हमेशा होता है। क्लियर, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है। इट इज पीपल ओन गवर्नमेंट और ये पीपल की गवर्नमेंट है, तो ये जो भी ओपिनियन होगा पब्लिक ओपिनियन उसको टेक केयर करेगी और उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करेगी। यानी जो भी कार्य होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी हमारे लिए काम करो, ठीक है, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय बनाना हो, चाहे चार्टर प्लेन खरीदना हो, चाहे राफेल खरीदना हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरा इशारा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, इनके लिए सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है और सरकार को रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनना चाहिए, क्योंकि हमारी बातें जब तक सरकार नहीं सुनेगी सरकार काम कैसे कर पाएगी। क्लियर, लास्ट है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या है। फर्दर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज रेगुलर इलेक्शन आफ्टर फिक्स टाइम इट इज की फीचर, कि यह फिक्स टाइम के अंतराल आपके इलेक्शंस होने चाहिए। सही बात है, ये लॉ भी यही कहता है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। अगर ये लॉ ही नहीं होता तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी नहीं बनती। इट मे बी स्लो, ये स्लो हो सकता है लेकिन एफिशिएंट है और इससे, बट इट इज द पीपल्स ओन लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और ये लोग खुद की लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि लोग इसमें काम भी वैसे ही करते हैं बेटा। क्लियर, क्योंकि हमने जाना है अगर आप सरकार को चुनेंगे तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगी, अकाउंटेबल भी होगी और लेजिटिमेट भी होगी मेरा बच्चा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओहो, डिटेल में बताना है डिमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी के। हमने एक चीज जानी बेटा, ये अनस्टेबल होती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। आप जानते हो भ्रष्टाचार को इंग्लिश में कहते हैं करप्शन, ठीक है। ताकत और पैसे की खेल होता है। ये इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं कर पाती, इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से बहुत कमजोर होती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक सिटी के मामले में या इकोनॉमिक फंडेशन के मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी है। जानते हैं अनस्टेबिलिटी क्यों आती है?
क्योंकि सभी को, किसी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई तो कभी भी गवर्नमेंट गिर जाती है। सेम करप्शन बहुत बढ़ जाता है, करप्शन बढ़ता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही करप्शन बढ़ता है, हमने पढ़ा भी है, ठीक है। इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आती है बेटा। फिर चलिए अब इनको डिफाइन करके समझते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट आ गया। चलिए, लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बहुत सारी पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, उसकी पॉलिसीज को भी। समटाइम इट लीड्स टू डाउनफॉल ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड री इलेक्शंस इन द कंट्री, और इसी वजह से बहुत बार क्या होता है, सरकार गिर जाती है और दोबारा से री इलेक्शन होता है। जैसे ही री इलेक्शन होता है दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो क्या अनस्टेबिलिटी बनी है ना, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, इनस्टेबल है कि भैया अभी बनी थी अभी दोबारा गिर गई, क्यों, हमें पसंद नहीं आई। और बहुत बार ऐसा हुआ भी, अगर आप 1990s के बाद से लगाएंगे, ठीक है, 2004 तक, तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स है वो गिरी है। वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जो बनी गिरी, बनी गिरी, बनी गिरी, बनी गिरी। तो मतलब क्या है यहाँ पर भाई साहब, बनी गिरी का मतलब है भाई वो चल ही नहीं पाई, वो अनस्टेबल रही, यानी कुर्सी की एक टांग खींच ली तो गिर गई सरकार। चलिए, स्लो एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि आप क्या सभी लोगों से बात करते हो, डेमोक्रेसी के अंदर हर एक व्यक्ति का सुझाव लिया जाता है, और अगर ये काम होगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और जब तक टाइम, ये सारा टाइम लगता है तब तो काम हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है, वरना प्यासा मर जाऊंगा, ठीक है। आपके पास 100 लोग थे, आपने कहा सर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, सभी से पूछना पड़ेगा। आपने एक व्यक्ति से पूछा, सर को पानी दे दे, सर को पानी दे दे, सर को, जब तक 100वें पाओगे पता चलेगा मेरा 13वां हो गया, समझ रहे हो। यानी भैया डेमोक्रेसी का जो ये हर एक व्यक्ति से पूछना, हर एक व्यक्ति की जो अकाउंटेबिलिटी है कभी कभार खतरनाक भी होती है, क्योंकि ये प्रोसेस को काफी स्लो कर देती है। द मोस्ट कॉमन डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी दैट इट इज स्लो इन फंक्शनिंग में काफी स्लो है, जैसा मैंने आपको समझाया। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉन्ग डिबेट्स, लंबी डिबेट्स चलती है, बहुत लंबी बहसबाजी चलती है। एंड डिलिब्रेशन इन द पार्लियामेंट, डिलिब्रेशन यानी बहसबाजी, यानी भैया पासिंग करानी पड़ेगी, इससे पूछो, उससे पूछो, उसको समझाओ, इसको समझाओ, न जाने कब तक चलता है। दिस टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर द डिसीजन आर एक्चुअली टेकन, और डिसीजन से पहले इतना टाइम लग जाता है जिससे काफी, आप समझ सकते हो, जिससे काफी चीजें काफी हद तक स्लो हो जाती हैं और लोग भी इससे परेशान हो जाते हैं और तंग आ जाते हैं। और सीधी बात है, इतना टाइम लगेगा तो हर कोई तंग आ जाएगा। क्लियर। चलिए, इनकॉम्पिटेंस होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी गिव्स एवरी इंडिविजुअल द राइट टू वॉइस इन कंसर्न, सभी को बोलने की आजादी होती है। एज अ रिजल्ट एवरीबॉडी फोकसेस ऑन हिज पर्सनल इंटरेस्ट, और इसी वजह से हर एक व्यक्ति ना पर्सनल, खुद की इच्छा, मैं सही, मतलब मेरा घर बना होना चाहिए, सामने वाले के घर में आग लगती रहे, मुझे इससे मतलब। हम कलेक्टिविज्म की बात नहीं करते, हम करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट की बात। हमारे यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट, नॉट द कलेक्टिव इंटरेस्ट, दिस समटाइम्स लीड्स टू इनकॉम्पिटेंट एंड रॉन्ग सिलेक्शन, और इसी वजह से हम रॉन्ग सिलेक्शन भी कर लेते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अरे नेताजी तो हमारे पैर छुए थे, हम घर पे आए थे, चाय पिए, अरे पैरों में लेट गए थे यार, हम तो इन्हीं को जिताएंगे, और उन्हीं को जिताते हैं, उन्हीं को जिताते हैं। क्यों? अरे मौसी के लड़के हैं हमारे, अरे मौसी का लड़का तुम्हारा चोर है, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, अब है तो है, अब तुम उसी को जिता देते हो, क्यों? पर्सनल इंटरेस्ट दिख रहा ना, हमें फायदा देगा, लेकिन वो फायदा नहीं देता, ठीक है, वो फायदा नहीं देता। क्लियर। ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है रोल ऑफ मनी इन डेमोक्रेसी, पैसे का रोल डेमोक्रेसी में। मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है इसके अंदर। मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे तो पैसा ही पैसा होता, आपने देखा होगा। जब जब इलेक्शन आता 500-500 रुपए तक में वोट बिकते हैं, 100-200 रुपए में वोट बिकते हैं, दारू की बोतल तक में वोट बिकते हैं, गांव में भंडारा हो जाता तो वोट बिक जाते हैं। आप क्या बात कर, तो पैसे का रोल बहुत ज्यादा होता है। अ लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग एंड स्पीचेस, अंधा पैसा चाहिए अगर आपको मीटिंग रैलीज ऑर्गेनाइज करानी है, ठीक है, मीटिंग्स करनी है, तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इतना पैसा आएगा कहां से? सरकारें लेके तो नहीं चली, तो सरकार कहते हैं डोनेशन लेती है, अलग अलग लोगों से पैसा मांगती है। Those candidates are chosen in the election who can raise a lot of money for the party, और इसी वजह से उन लोगों को चुना जाता है जो न जाने कितना ही पैसा उनके लिए रेज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल, क्योंकि आपको मैं अभी तक बताता हूं, हर एक व्यक्ति की बात सुनी जा रही है। यहाँ पर सोशल इक्वालिटी की बात की जा रही है। किस किस की बात की जाती है बेटा? सोशल इक्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो गवर्नमेंट को, आप चेंज कर सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। हमारे पास
जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करी जा रही है। पॉलिटिकल फ्रीडम यानी किसी को भी आप वोट दे सकते हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इन सब की बात करी जा रही है। और इसी वजह से जो है वो सबसे ऊपर है डिग्निटी के लिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी सरकार को चुन रहे हो जो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी, जो आपके लिए अकाउंटेबल है, जो लेजिटिमेट है, जिसको रूल ऐसे बनाने पड़ेंगे जो सभी पर लागू हो। तो आप ऐसा ही काम करना पसंद करते हो और ऐसी सरकार को लाते हो, और ये सिर्फ डेमोक्रेसी ही कर सकती है। देखो चलिए, अब प्रमोटिंग कैसे, ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिकॉज इंडिविजुअल हैव अलग अलग तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कंपैरिजन टू अदर। इट इज वेरी कॉमन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, ठीक है। हाउएवर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिजॉल्व्ड एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। भैया हर जगह होता है क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर इन विचारों को खत्म तो कर दिया जाता है। बेशक आदर्श रूप से खत्म किया जाए, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक ना एक वे तक, एक ना एक लिमिट तक तो उस चीज को खत्म किया जा सकता है। कैसे, मैं ये बताता हूं। मान के देखो, आपको पसंद है मोमोज, मेरे को चिली पोटैटो, एक को पिज्जा। अब आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गए और आपने काम को लिया पसंद है, तो वहां पर कुछ भी नहीं आएगा, ना आपका आएगा ना मेरा आएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होगा, एक को एक मोमोज मिल जाएगा, मुझे पिज्जा मिल जाएगा, एक को थोड़ा सा चिली पोटैटो मिल जाएगा, या फिर तीनों की एक आम सहमति वाली चीज को दे दिया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि सबको सबका बराबर मिल जाएगा, लेकिन एक हद तक उस कॉन्फ्लिक्ट को तो रिजॉल्व कर दिया है ना, एक दूसरा ऑप्शन देके, और यहां पर भी वही होता है। नेक्स्ट, मोस्ट सोसाइटीज वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटिंग, बहुत सारी जो सोसाइटीज है वो मेल डोमिनेटिंग यानी मेल्स टॉप पे आते हैं। द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, और वहां पर औरतों का अधिकार ज्यादा अच्छा नहीं। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी आई, और इसके अंदर जो वुमेन्स थे उनका भी पार्टिसिपेशन बना। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट वुमेन्स एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के तौर पे ही माना हो, लेकिन माना है और महिलाओं को अधिकार देना शुरू कर दिया है। Thus, in democracy it become easier of women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally for them. यानी वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए गलत है, यानी जो उनके लिए सही नहीं है वो उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये काम नहीं हो सकता था बेटा। चलिए नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इन इंडिया स्टैंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन कास्ट। मैंने क्या बोला आपको, सोशली और हम इकोनॉमिकली सोशली और पॉलिटिकली इक्वल हुए। पॉलिटिकली आपने पहले पढ़ लिया, सोशली यहाँ पे देखिए कि भाई समाज के हर एक तबके की बात की जा रही है, हर एक व्यक्ति को सामने लाया जा रहा है, ठीक है, हर एक कास्ट इक्वल हो गई है, स्टेटस अपॉर्चुनिटी मिली है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है बेटा। इस वजह से हम इसको कंक्लूड करके कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ देयर इंडिविजुअल, कि ये उन सब से काफी ऊपर चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई महिलाओं को इसने अधिकार दिया है, समाज के अंदर इसने एकता बनाई है, हार्मोनियस लाइफ बनाई है, बेशक प्रिंसिपल्स पे ही बनाई हो, बेशक सिर्फ ये प्रिंसिपल में बात की गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं तक वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े बहुत तो लागू हुए हैं। अगर सोसाइटी के अंदर वो प्रिंसिपल्स 10% भी लागू है तो भी कहीं ना कहीं वो नॉन डेमोक्रेटिक वे से बहुत ज्यादा ही अधिक है बेटा। तो क्लास यहां तक थे हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चंस, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो क्लास अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कुछ ऐसे ही शानदार और जादन एग्जाम वाले क्वेश्चन। तब तक के क्लास लव यू टू, टेक केयर, बाय बाय।